What are you offering? Yes, I am offering fried Indian veggies. अमेरिका ने जो टैक्स को इम्पोज कर दिया तो इनके लिए तो अभी क्राइसिस होंगे। यही वजह है कि लोग इनसे मायूस हो चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप से पहले ये दोनों T20 की टीम में वापस आ जाएंगे। मैंने थोड़ा डांस किया था, मेरे को पकड़ के ले गए। क्या अक़वाम मुत्तहिदा में इतनी ताकत है कि वो इसराइल और अमेरिका से मुकाबला करे? हुकूमत ने अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाअहली के खिलाफ अदालतों से रुजू करने का मशवरा दे दिया। कहा, माहौल बेहतर बनाने और कानून साजी के लिए अपोजिशन हमारे साथ मिलकर बैठे। कौमी असम्बली और सेनेट में नया अपोजिशन लीडर कौन होगा, बात करेंगे प्रोग्राम में। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर मोदी का तेल निकाल दिया। 25% टैरिफ के बाद मजीद 25% इजाफा, मजमूई टैरिफ 50% हो गया। अमेरिका ने भारत पर इजाफी तिजारती पाबंदियां भी लगा दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी, फैसले के खिलाफ भारत भर में खलबली। कांग्रेस ने सारा का सारा मलबा मोदी पर ही डाल दिया। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि नरेंद्र मोदी कुछ हिम्मत दिखाएं, ट्रंप को जवाब दें। मोदी ट्रंप की बातों का जवाब इसलिए नहीं देंगे कि अडानी के खिलाफ अमेरिका में तहकीकात जारी है। पंजाब में आज फिर बारिशों का इम्कान, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। बारिश ने एक बार फिर इस्लामाबाद को पानी पानी कर दिया। चट्टा बख्तार और पाक रोड के मुताबिक नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। जिला इंतजामिया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, नशेबी इलाकों से पानी की निकासी भी जारी। तावीज़ इसराइल के गजा पर हमले जारी, ताज़ा बमबारी में 135 अफराद शहीद कर दिए गए। शोहदा में इमदाद के मुंतज़िर 90 अफराद भी शामिल हैं। भूख की शिद्दत से मज़ीद 5 अफराद जान से हाथ धो बैठे। ग़िज़ाई किल्लत से शोहदा की तादाद 96, बच्चों समेत 193 तक पहुँच गई। और बिहारी के बच्चे पाकिस्तान का फखर, अंडर 15 नॉर्वे कप में ट्रॉफी जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। फखरे पाकिस्तान बच्चे आज होंगे दुनिया बोल है में मेहमान। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू खैर राखले बस शत के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हुसानिया सैमसन। चलिए सियासी नाश्ते में सबसे पहले बात कर लेते हैं। What are you offering? Yes, I am offering fried Indian veggies। रूस से तेल खरीदने पर ट्रंप ने मोदी का निकाल दिया तेल, और अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल खरीदने पर मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया है। फैसल, अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो टैरिफ हो गया है ये 50%, और अमेरिका ने भारत पर इजाफी जो तिजारती पाबंदियां भी लगाई हैं। इसमें एक बात ये भी है कि रूस से तेल की खरीदारी ना रुकी तो मजीद टैरिफ उन पर आयद हो जाना। जी हाँ, अच्छा, टैरिफ आयद करने पर भारत भर में मची खलबली। ऐसे में राहुल गांधी ने भी लगा दी है तीली। एग्जैक्टली फैसल, ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि नरेंद्र मोदी कुछ हिम्मत दिखाएं, कुछ ट्रंप की बात करें जाकर। एंड देन ही सेज कि ये इसलिए नहीं करेंगे ट्रंप क्योंकि उन्हें अडानी की जान बचानी है। वहां अमेरिका में चल रहा है अडानी के खिलाफ केस। एब्सोल्युटली, मोदी जी ट्रंप की बातों का जवाब इसलिए नहीं देंगे क्योंकि अडानी के खिलाफ अमेरिका में तहकीकात जारी हैं। सदर ट्रंप मोदी, अडानी और रूसी तेल के मुआहदों और माली मामलात की पोल पट्टी खोल सकते हैं, इसीलिए मोदी जी खामोश है। बिल्कुल, सियासी नाश्ते में कुछ और मुल्की गर्मा गर्म बहस भी चल रही है, उसके ऊपर भी बात करने हैं। और केसेस में क्या चल रहा है ये जरा बात कर लेते हैं। 9 मई केसेस के फैसले के बाद मुल्की सियासी फजा में अब एक तनाव सा है। एक जानब तो कौमी असम्बली, सेनेट और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडरान की तलाश है, और दूसरी तरफ पीटीआई चेयरमैन गौहर खान ने कहा है कि 9 मई नाअहली केस हैं, हमें सुनना ही नहीं गया है, हमारा मौक़िफ़ आगे ही नहीं किया गया इस केस के अंदर। और तीनों अपोजिशन लीडरान की जगह किसी को नामजद नहीं करेंगे। ऐसे में सादिया, वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दी है और कहा है कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाअहली के खिलाफ अदालतों से रुजू करना चाहिए। सो आई थिंक दैट अब बात वही घूम कर आ गई है। वेल, ऑन द अदर साइड डीजी ISPR ने एक बार फिर से भारत को ये वाजे किया है कि हम इस बार भारतीय जारियत का जवाब का आगाज़ मशरक़ से गहराई तक करेंगे, और उन्होंने कहा है कि जा लेना चाहिए ये बात भारत को कि हर जगह वो मारे जा सकते हैं। जी हाँ, डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का भारत की मुमकिना फौजी कार्रवाई की सूरत में
दो टोक जवाब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर बनने की बातें भी झूठ करार दे दी। इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू में मार्का हक के बाद सियासी तज्जिए भी मुस्तरद कर दिए हैं। तो हम आगाज करेंगे इसी मामले से। मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए तो शायद अमेरिकी सदर भारत से खफा नहीं बल्कि शदीद खफा है, क्योंकि एक जानिब पाक भारत जंग में भारत ने सालसी का क्रेडिट अब तक नहीं दिया, साथ में रूस से तेल की बरामद और भी नहीं रोकी जा रही है। बात कर लेते हैं इसी पे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार रिटायर्ड मसूद खान। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रिगेडियर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इससे पहले कि हम मोदी के माउथ पीस गोदी मीडिया की बात करें, पहले ट्रंप ने जो स्टंप आउट किया है मोदी को, ट्रंप ने खासा टफ टाइम दे दिया। 50% टैरिफ्स का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया है। कैसे देखते हैं इसको आप? मेरा ख्याल में बड़ा सीरियस सेटबैक है इंडिया के लिए। और देखें इंडिया के जिस तरह दावे थे और मोदी के दावे थे, और वो कह रहा था मैं फ्रेंड एट वाइट हाउस शुरू किया पहले फर्स्ट टर्म में, और सब्सिक्वेंटली जिस तरीके से अभी हमने हालात देखे हैं। और ये मेरा ख्याल जो रिसेंट हालात हुए हैं, जब डेपोटेशन स्टार्ट हुई है, इमिग्रेशन जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे जिस तरीके से अमेरिका से वहाँ से बेड़ियाँ में चेन्स में डाल के उन्होंने वापस भेजे थे, वो दैट वाज द स्टार्ट। फिर इसके बाद देखें कि ये ब्रिक्स में है, फाउंडिंग मेंबर है इंडिया, तो वहाँ पे इंडिया इंस्ट्रूमेंटल था उनके बाकी ममालिक के साथ मिलकर एक नई करेंसी लाना चाह रहा था, और वो डॉलर को चैलेंज कर रहे थे, एक नया बैंकिंग सिस्टम लेके आ रहे थे। फिर तीसरी बात ये भी हुई कि जो मार्के हक में जो पाकिस्तान बयान में मरसूस में जो पाकिस्तान ने उनको मारा, जिस तरीके से उनकी ह्यूमिलिएशन हुई, डिफीट हुई, तो इंडिया अमेरिका समझ गया था कि इनकी वो अहलियत नहीं है, चाइना के सामने ये खड़े हो सकते हैं। फिर इसके बाद ये भी देखा कि फिर रशिया से ये ऑयल भी खरीद रहे हैं, और इसके बाद वेपन से रिक्रूटमेंट भी ले रहे थे, और फिर रशिया से वो ऑयल लेके फिर ट्रम्प ने कहा कि ये फिर इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहे हैं, तो उन्होंने कहा इस पर मैं पेनल्टी लगाऊंगा। सो देयरफॉर देखें 25% तो पहले लगा था, अब 25% की पेनल्टी लग गई है, तो जिससे इनकी जो तिजारत है $132 बिलियन की तिजारत थी बिटवीन द टू कंट्रीज। तो इससे मेरे ख्याल में इंडिया में अभी आप देखेंगे कल स्टॉक एक्सचेंज जब खुलेगा तो उसमें जो हालात होंगे और फिर जो मसाइल अभी होंगे, अपोजिशन के पास एक और चीज़ हाथ लगी है, तो मेरे ख्याल में मोदी की सर्वाइवल अभी मुश्किल लग रही है। जिस तरीके से उन्होंने दावे किए, पाकिस्तान से मार पड़ी, डिप्लोमेटिक शिकस्त भी हुई, मिलिट्री शिकस्त भी हुई, उनका जो स्ट्रक्चर था नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का दैट हैज कोलैप्स्ड। तो इसके बाद पाकिस्तान एमर्ज हुआ एज ए रीजनल सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे, अमेरिका पाकिस्तान को हाइफिनेट कर गया विद इंडिया। सो ये तमाम हालात ऐसे थे, तो ट्रम्प ने जो हालात थे, अब हम कह सकते हैं दे आर नॉट एट द सेम पेज, और एक बड़े ड्रास्टिक किस्म के स्टेप्स उठाया है। तो इंडियन इकोनॉमी में इसके बड़े आप समझ ले सीरियस इम्प्लीकेशंस। अच्छा, लग ऐसा रहा है कि भारत की कोई यूजफुलनेस इस खत्ते में नज़र नहीं आ रही अमेरिका को, एंड दैट इज़ वाई अब आमतौर पर भी देखें, मतलब हमारे जो रिलेटिव और ममालिक हैं, नेबर कंट्रीज़ हैं, उनको भी देखें, खारजी तौर पर सफारती लेवल पर आइसोलेट होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ अपनी गलतियों से ही, एक्चुअली ज़्यादा अपनी गलतियों से ही। जी हाँ, आप देख लें कि इस तरह देख लें कि ट्रेड के मामलों में जो आप देख लें कि मैक्सिमम जो उनकी ट्रेड थी वो अमेरिका के साथ है और चाइना के साथ है। तो अमेरिका ने जो टैक्स को इम्पोज कर दिया, तो इनके लिए तो अभी क्राइसिस होंगे, तो अब बड़ा मसाइल होंगे, वहाँ से चीज़ें जो महंगी हो जाएंगी, और उसके सीरियस इम्प्लीकेशन है एग्रीकल्चर सेक्टर में, IT सेक्टर में, डेयरी फार्मिंग में, और जो बाकी दूसरे जो है एनर्जी सेक्टर्स में इसके इम्प्लीकेशंस होंगे। सो ट्रेड के हिसाब से अब तो ये सवाल उठाएंगे अपोजिशन वाले कि उनके बड़े लॉसेस होंगे, स्टॉक एक्सचेंज में मसाइल होंगे। सेकंड देखें कि फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो डिप्लोमेसी में कि वो डिप्लोमेटिकली भी उनको शिकस्त इसलिए हुई, अगर आपको याद हो 59 उन्होंने मेंबर्स को भेजे थे 33 कंट्रीज में, नॉट ए सिंगल डिग्नेटरी किसी उस मुल्क के उन्होंने इनके साथ मुलाकात की, किसी ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया। सो वहाँ पे भी इनकी फेलियर थी। तो अब आप देख लें कि आज अमेरिका के साथ जो हालात हुए हैं, जब हम कहते हैं दे आर नॉट एट द सेम पेज, तो बड़ी सीरियस सेटबैक है। तो अब इसके बाद से अब ये चाइना के पीछे भी जा रहे हैं कि कहीं से वहाँ से सेटलमेंट करे। आज ही अजीत डोवल को हमने देखा कि वो प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात कर रहे थे वहाँ मॉस्को में,
सो सिचुएशन विद एवरी पासिंग डे बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो रही है खित्ते की। लेकिन ये है कि इंडिया के अंदर मोदी के लिए मुश्किलात पैदा हुई हैं, और मैं तो कह सकता हूँ कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ मोदी इन इंडिया। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, कल जो इकोनॉमिस्ट में इंटरव्यू आया है दैट इज़ एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट, और उसकी सबसे अहम लाइन, उस पूरा इंटरव्यू बड़ा अहम है लेकिन सबसे अहम लाइन और वो ये कि हम भारत को मशरिक से मारना शुरू करेंगे, नॉट मगरिब जो कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, लेकिन मशरिक से, मशरिक से गहराई तक, यानी कि जो उनका बांग्लादेश को बॉर्डर लगता है। सो एक तो इस पे मैं चाहूँगा आप ज़रा बताइए, भारत को आड़े हाथों ले दिया है और कहा है कि जी अब वो हमारी रेंज में ओवरऑल, तो इस पे मैं चाहूँगा आपका कमेंट प्लीज़। यहाँ देखिए, दो चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ उन्होंने बात की थी कि जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, जो र्यूमर्स फैलाई जा रही थी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने जा रहा है, और तो उस पर उन्होंने फर्मली स्ट्रांगली उसको रिजेक्ट किया है और कहा बेसलेस है। और सेकंड देखिए, इसको सोशल मीडिया है या इंडियन मीडिया है, इंडियन अकाउंट्स हैं और जो पाकिस्तान के बाहर लोग बैठे हुए, उन्होंने इसको प्रोपेगेंडा के टूल के तौर पे इस्तेमाल किया। और बेसिकली इंडियन मीडिया ने इसके जो लीड ली वहाँ से, द इकोनॉमिस्ट में जो आर्टिकल छपा जिसमें उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ की और उनकी लीडरशिप की बात की, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में एक नई जहत दी है, एक नए डायरेक्शन दी है। और फिर साथ ही जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप से, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट, एक अनयूजुअल एक्टिविटी थी। तो उसको इंडिया ने उसको लेके, उसको बेसिस करके ये एक र्यूमर उन्होंने वहाँ से स्टार्ट की थी। बुनियादी मकसद देखें इसका ये था कि एक तो वो चाह रहे थे कि जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी को उसमें अंडरमाइन किया जाए। सेकंड, उनकी ये भी कोशिश थी कि जो इंस्टीट्यूशनल हार्मनी है उसको नुकसान पहुंचाया जाए, उसके साथ साथ मलाइन किया जाए स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को, और पब्लिक को इंसाइट किया जाए अगेंस्ट इंस्टीट्यूशन। सो ये तमाम वो मकासद थे जिसके लिए इंडियन मीडिया भी इस्तेमाल हुआ, यूट्यूबर्स भी यूज हुए, स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल जो हमारे थे वो भी इस्तेमाल हुए, और उन्होंने इसको कोशिश की, लेकिन कैटेगोरिकली उन्होंने रिजेक्ट किया DGISPR में। अगर आपको याद हो, इसके बाद हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने भी उन्होंने इसको रिजेक्ट किया था कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर इरफान सिद्दीकी साहब ने इस पर बात की, उन्होंने भी कहा कि ऐसे ये झूठ है। फिर इसके बाद लास्ट में देखें, हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी, उन्होंने भी कहा था ऐसी कोई बात नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं हुई, न कोई ऐसा प्रपोजल है। सो इट वाज बाय डिज़ाइन उन्होंने ये की थी। राइट। ज़रा मीडिया के ऊपर भी तबसरा करते हैं। पाक भारत जंग के बाद जो सूरत हाल अब बन रही है उसकी क्या समझते हैं आपकी अहम वजूहात क्या है? क्योंकि भारतीय मीडिया जो कि यूँ कहा जाए कि मोदी का माउथ पीस है, एज वी ऑलवेज से दैट, उसकी फेस सेविंग के लिए मुसलसल गुमराहकुन रिपोर्टिंग कर रहा है। ख़ासतौर पर पाकिस्तान मुखालिफ एक एजेंडा है, 2 दिन पहले से हम देख रहे हैं एक नया एजेंडा वो लेकर आए हैं। मौजूदा सूरत हाल में क्या आपको लगता है ये किसी बड़े तनाव की तरफ इशारा कर रहा है? कुछ मजीद सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि कोई तनाज़ा खड़ा? यहाँ देखें कि एक तो बात यह है कि दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और हमेशा अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी चाहिए। सो इंडिया से हम नियर फ्यूचर में तो तवक्को नहीं कर सकते, उनके लिए हालात और वाक़यात होने चाहिए जिसकी बुनियाद पे कोई कार्रवाई हो सकती है। तो हो सकता है 6 महीने बाद, साल के बाद कुछ ये एक्टिविटी करें, लेकिन जिस तरीके से ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, देखें कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम वाला भी देखा, अब रिसेंटली ऑपरेशन महादेव था, अगेन इट वाज अ स्टेज इनकाउंटर था। और जिस तरीके से उन्होंने बॉलीवुड फिल्म की तरह वहाँ पे चॉकलेट रख दिए और वोटर आइडेंटिटी कार्ड रख दिए जो पाकिस्तान में कभी यूज़ नहीं होते हैं, और चॉकलेट 4 महीने से वो लेके जेब में फिर रहे थे। सो इस तरह की एक किस्म की स्टूपिड किस्म के उन्होंने एक्सक्यूजेस दिए हैं। फिर इसके बाद एक और ऑपरेशन शिव शक्ति उन्होंने स्टार्ट किया कि हमने LOC के पास बंदे मार दिए हैं और ये सो एंड सो ये होते रहेंगे। इस तरह कहानी वो बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन देखिए, इसमें DGISPR ने एक बड़ी चीज़ बड़े वाजे किया है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है। पहले उन्होंने कहा कि हमने वेस्ट से ईस्ट की तरफ मारा था, अब हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ आएंगे। और उसका मतलब ये था हम अरुणाचल प्रदेश से मारना शुरू करेंगे और इसके बाद हम इधर आएंगे, वेस्ट बंगाल में भी आएंगे, इसके बाद हम
बिहार में आएंगे, उत्तर प्रदेश में आएंगे, दिल्ली को मारेंगे, इसके बाद जो है हरियाणा भी जाएंगे, इंडियन न्यूक्लियर फाइट जम्मू एंड कश्मीर को भी जो टारगेट से इंडियन मिलिट्री के वहाँ हिट करेंगे। और इसके बाद राजस्थान भी इसमें, खालिस्तान भी इसमें, हम इसमें हिट कर सकते हैं। सो वो कंसेप्ट दिया है, जो अब इसको जो जिस तरीके से इंडिया इंटरप्रेट करे, तो हमने अपनी कैपेबिलिटी बताया और हमने ये भी कहा कि हम डीप जा सकते हैं। डीप का मतलब है तमिलनाडु के नीचे भी हम जा सकते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड को भी हम हिट कर सकते हैं। और एब्सोल्युटली वी होप कि उसकी जरूरत ना पड़े और भारत पहले ये चीज़ें सीख ले। अच्छा, अब माजी में भी सबने देखा कि मोदी की बीजेपी और आरएसएस इंतखाबात से कबल पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इंतहा पसंद कार्रवाइयाँ करते हैं। अब इंतखाबात इंडिया में दर अराउंड द कॉर्नर, क्या जो ये तमाम तरह चीज़ें हुई हैं, क्या ये मोदी के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं और वी शुड बी रेडी फॉर अनदर फॉल्स फ्लैग? देखें जी, बीजेपी का अभी मेरे ख्याल में जिस तरीके से अभी इलेक्शन में देखें कि वो सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं ले सके, और डिस्पाइट द फैक्ट उन्होंने राम मंदिर तामीर किया, इस इनॉग्रेशन की, बहुत उसमें हाइप क्रिएट किया, लेकिन वहीं से इलेक्शन भी हार गए। वहाँ एक दलित खड़ा था, वो इलेक्शन जीत गया। तो अभी भी 240 सीटें हैं। टोटल गवर्नमेंट जो है 2 पार्टियों पर मुनहसर है, एक तेलुगु देशम पार्टी है साउथ की है, और जनता दल यूनाइटेड है नॉर्थ की पार्टी है। इनमें से एक भी पार्टी हट जाती है तो ये गवर्नमेंट गिर सकती है। फिर 240 टोटल इनकी बीजेपी की सीटें हैं, सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है। तो अभी देखें, उनको तो वैसे भी मोदी साहब को कहा गया 75 साल के हो गए हैं, तो अभी आप स्टेप डाउन करें। आरएसएस के लीडर ने भी इनको कहा कि आप स्टेप डाउन करें। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा इनको स्टेप डाउन करना चाहिए। और भी इसमें प्रेशर आ रहा है। अब अभी अपोजिशन से आपने असेंबली में देखा होगा, लोकसभा में, वहाँ पे जो सवालात इस पे हुए हैं, उन्होंने कोई जवाब इनका दे नहीं सके हैं। तो आज जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से जो दोबारा 5% की जो टैरिफ लगा है, तो मेरा ख्याल है इन हालात में समझ ले कि ये इनका वाटरलू साबित होने लगा है। बहुत शुक्रिया बगेरी साहब आपके वक्त के लिए। वी हैड टू टॉक अबाउट भारत एंड व्हाट यूएसए इज लुकिंग फॉरवर्ड विद इट्स रिलेशन। जब हम बात करते हैं भारत के साथ, उनको लगता है कि उनके साथ डबल गेम किया गया है भारत की जानिब से। बट ऑन द मेन्यू एज वी सेड कि हमारे पास मुल्क की सियासत भी है। बिल्कुल, देयर इज समथिंग कुकिंग इन इस्लामाबाद, और वो ये कि 9 मई केसेस का जो फैसला आया उसके बाद मुल्क की सियासी फिजा में एक तनाव सा बरकरार है। अब पीटीआई कह रही है कि जी हमें सुना नहीं गया, और हुकूमत कह रही है कि जी सुना जाएगा आपको अगर आप अदालत जाएं, और वहाँ ले लें। तो इस सब पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अली गौहर बलोच साहब। अली गौहर बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह खैर हमें वक्त देने के लिए। अच्छा, पीटीआई की जानिब से 5 अगस्त को एक बड़े एहतजाज की कॉल दी गई थी, वो तो बुरी तरह नाकाम हो गई। अब सलमान अकरम राजा ये कहते सुनाई देते हैं कि वो पार्टी रहनुमा और इमरान खान से उसकी वजह जानेंगे। आप हुकूमत में हैं, मुखालिफ भी, तो इतना तो आपको पता होगा कि क्या वजह है। आपको कुछ पता है कि क्यों नहीं हो सका ये सब कुछ, जरा शेयर करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर बात ये नहीं है कि हुकूमत कह रही है कि जो है इनका एहतजाज जो है वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया, बल्कि जीरो था। ये तो पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे पाकिस्तान ने देखा है कि कोई बंदा निकला ही नहीं है। ये तो कहते थे कि ये बहुत बड़ी तहरीक है और बहुत बड़ा कोई इनकलाब आ रहा है और बड़ा ये कोई इनके साथ ज्यादती और जुल्म हो रहा है इनके बकौल। आपने देखा कि सिर्फ केपीके की हुकूमत की तरफ से जो गंडापुर साहब ने वो किया जलसा या जो कुछ, वो तो वहाँ के सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके उन्होंने वहाँ पर कोई जलसा वगैरह किया, जिस तरह से वो 1122 की गाड़ियां लेकर और लाठियां लेकर कैपिटल के ऊपर हमलावर होते रहे। तो उधर उन्होंने सरकारी वसाइल के जरिए किया। पूरे पंजाब से तो निकला कोई नहीं। और खुद जो राजा साहब है ये तमाम पार्लियामेंटेरियन को लेकर और उधर इस्लामाबाद में बैठे हुए थे। क्या तहरीकें इस तरह चलती हैं? क्या तहरीकें जो है वो आप बताएं कि वो मतलब है कि जो ये इजाज़तनामे लेकर अपना रास्ता बनाती हैं, ये तो सारा कुछ मैं समझता हूँ कि इनकी कॉल के ऊपर कोई नहीं निकला। क्योंकि जहाँ पर बानी पीटीआई के बेटों की और औलाद की बात होती है तो उनके लिए तो कहा जाता है कि वो एहतजाज में हिस्सा नहीं लेंगे, और एक तरफ कहते हैं कि वो पाकिस्तान के नेशनल है, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमने वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो अब लोगों के बच्चे भी समझ गए हैं कि ये हमें स्कॉलरशिप्स हमारे हाथों में कौन थमा रहा है, हमें लैपटॉप्स कौन सी पार्टी दे रही है, कौन सी हुकूमत दे रही है, और कौन सी हुकूमत है जिसने हमारे ऊपर दहशतगर्दी के
मुकदमात किस पार्टी ने बनवाए, किसने उकसा कर पाकिस्तान के इदारों के ऊपर चढ़ाई के लिए और शर्मगेदी के लिए इस्तेमाल किया नौजवानों को और लोगों को। और यही वजह है कि लोग इनसे मायूस हो चुके हैं, और इनकी मायूसी की दो वजूहत हैं इनसे। एक तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तरक्की की राह की तरफ गामजन हो गया, पाकिस्तान में मुआशी तौर पर बहुत बेहतरी आई है। पाकिस्तान ने जो पाक भारत जंग थी उसमें ना सिर्फ पाकिस्तान का बयानिया ये तो आप कह रहे हैं ना कि उनका बयानिया पिट गया है, बट वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा है वो पिटवाया गया है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं और इंसाफ मिल नहीं रहा, और उनको इजाज़त लेके जो आप खुद भी बात कर रहे हैं निकलना पड़ता है, और अगर आप उन्हें आज़ादी दें तो फिर देखें वो कितना बड़ा लेकर आते हैं लोगों का हजूम। दिस इज़ व्हाट दे आर क्लेमिंग। ऑन द अदर साइड एक तरफ हम ये जानते हैं कि अदलिया हो या कोई और इदारा वो इंसाफ देने के लिए बैठी हुई है। ऐसा लगता है कि जो भी होता है ऑपोजिशन में वो यही कहता है कि जी एक तरफ से हमारे ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं, दूसरे डिफेंड कर रहे होते हैं। विद दैट इलेक्शन कमीशन 9 अरकान पार्लियामेंट को डीसीट किया है, इल्ज़ाम हुकूमत पर है। ये सियासी उलझनें यूं ही चलती रहेंगी या हम जो हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं उस तरफ जाएंगे भी? उलझनें नहीं है, ये वो दहशतगर्दी का फैसला था जो दहशतगर्दी 9 मई को की गई थी, जिसमें कोर कमांडर हाउस जो है उसको आग लगाई गई थी, जिस दहशतगर्दी के अंदर आपने देखा कि एम आलम के जहाज को आग लगाई गई, जिसमें शोहदा के मुजस्समों को तोड़ा गया, जिसमें पेशावर का वो रेडियो स्टेशन जिससे पाकिस्तान बनने का ऐलान हुआ था उसको आग लगाई गई थी, और मियाँ वाली सरगोदा की तनसीबात को आग लगाई गई, वहाँ पर हमलावर हुए, मोटरवेज को जलाया गया। तो ये वो दहशतगर्दी के वाक़यात थे। GHQ के ऊपर भी ये हमलावर होने की इन्होंने कोशिशें की, उस तरफ भी बढ़े, और फैसलाबाद का ISI के ऑफिस के ऊपर ये हमलावर हुए। टारगेटेड अटैक्स थे, दहशतगर्दी थी, ये दहशत और ये पाकिस्तान की तारीख में वो इक़दाम इन्होंने किया जो पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मनों ने भी इस तरह के वाक़यात भी किए। तो ये किस तरह कहते हैं कि इनके खिलाफ जो फैसले हैं, मेरा ख्याल है कि वो जो फैसले आए हैं वो कानून और आइन के मुताबिक हैं, और कोई भी किसी बंदे को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का लिबासा ओढ़ के अली साहब पाकिस्तान में क्या समझा जाए इस तरह के बात। इस सारी चीज से क्या मजीद लोग भी नाअहल या डीसीट हो सकते हैं? देखिए, ये तो बड़ी क्लियर बात है, पाकिस्तान के कानून में लिखा है जो अदालत से सजा याफ्ता हो वो पार्लिमान का रुकन नहीं रह सकता। तो इसमें जो लोग मुलव्वस हैं, चाहे वो अरकान पार्लियामेंट है या चाहे वो नहीं भी हैं पार्लियामेंट के, उनको उनकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। और जो लोग इस दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस हैं उनको जो है वो कानून के मुताबिक सजाएं दी जाएगी। बाकी लोगों के भी जिनके ट्रायल अभी चल रहे हैं या पेंडिंग है, मैं समझता हूँ कि अदालतों से फैसले आएंगे, और बिल्कुल जो लोग मुलव्वस हैं उनको ज़रूर सजाएं होनी चाहिए। जो बेगुनाह लोग हैं मैं समझता हूँ कि उनको सजा नहीं होनी चाहिए, जो वाक़यात में नहीं मुलव्वस। और लेकिन हाउसेस का माहौल अली साहब खराब नहीं होना चाहिए ना। PTI ये कह रही है कि वो तो अपोजिशन लीडर नहीं दे रही, और वो फिर मेरी पहले वाली बात थी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। वो आइन में बड़ी वाज़ेह बात है और उसके मुताबिक ही फैसला होना होता है। दायर है स्पीकर साहब की तरफ से होगा, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी जिसका ज़्यादा अक्सरियत होगी उसी का ही जो बंदा है वो बनेगा। डिसाइड तो अपोजिशन ने खुद करना होता है। तो मेरा ख्याल है कि जो भी कानून के मुताबिक होगा वो स्पीकर साहब उसको मद्देनजर रखते हुए फैसला करेंगे। बाय द वे अली साहब, आप ही के वजीर हैं हुज़ैफा रहमान, उन्होंने चंद रोज़ पहले बानी पीटीआई से मुतालिक एक डील का इंकिशाफ किया, तो डू यू हैव एनी न्यूज़, कुछ फाइनल होने जा रहा है? किस किस्म की डील? मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की कोई डील हो रही है। ये तो खुद तो बड़ी कहते हैं कि हम जमहूरियत के लंबरदार हैं। वो अलग बात है कि हमेशा इन्होंने कभी RTS सिस्टम का सहारा लिया, कभी जनरल फैज़, कभी जनरल ज़हीरुल इस्लाम, कभी जनरल पाशा, उन लोगों से इस बारे में हवा भरी जाती रही। लेकिन अभी तो जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है उनकी तरफ से तो कई दफ़ा उन्होंने कहा है कि हम आपसे कोई किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं सियासी करना चाहते, और उनकी तरफ से ये भी आया है कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठकर डायलॉग करें। तो मेरा ख्याल है कि इनको किसी किस्म की कोई डील ऑफर मेरे नोटिस में तो नहीं है कि इनको ऑफर की गई।
अलबत्ता जब ये बार बार पीटीआई खुद बैठ के कहते हैं कि मैं अगर बात करूंगा तो एस्टेब्लिशमेंट से करूंगा, उससे लगता यही है कि वो कोई डील चाहते हैं और उसी के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। एंड विद दैट वी हैव टू टेक अ लिटिल बिट ब्रेक। मेरे ख्याल में तब तक आप भी नाश्ते के बाद की कॉफ़ी एंजॉय करें और हमारी भी आ जाए। दुआ करते हैं हम क्या आ जाए, और ब्रेक के बाद हम क्रिकेट पे बात करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। और अब कुछ बात हो जाए क्रिकेट की। T20 या ये ना क्या करें, याद आती है मुझे किसी की। खैर T20 तो हमने सीरीज़ जीत ली है, लेकिन वनडे जो है अब हमारा इम्तिहान है वनडे का। और वनडे में जनाब कप्तान होंगे रिजवान, और इसके साथ साथ कुछ इंजरीज़ हैं पाकिस्तान के साथ, और कुछ प्लेयर्स ने एज यूजुअल कुछ प्लेयर्स ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है और कुछ जो है वो वापस जा चुके हैं। माय क्वेश्चन इज़, जो कि हम अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से भी करेंगे, कि जब अब आपने एक खिलाड़ी को लेबल ही करना है कि वो सिर्फ T20 ही खेलेगा, नहीं साहबजादा फराद इज़ अ गुड प्रॉस्पेक्ट, क्यों वापस भेज रहे हैं आप उनको? हालांकि उन्होंने इतना अच्छा किया, सो ही इज़ नॉट द पार्ट ऑफ ODI। लेकिन कौन है? You already know that you have injuries in the team. You'll keep one of the players that you may need. और मज़े की बात ये फाइम अशरफ है टीम में, पता नहीं Because PSL में he did really well. PSL T20 था ना, ODI नहीं था ना। बट हम उनसे टेस्ट भी कराएंगे और हम उनसे वनडे भी कराएंगे, हम उनसे सब खिलवाएंगे। आई मीन चलिए इसी पे बात कर लेते हैं। सैयद हैदर क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। हैदर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो सर कल से ट्रिनिडाद में मैचेस हैं पाकिस्तान के इब्राहिम लारा अकेडमी में। तो बाबर आजम फाइनली बहुत अरसे बाद एक्शन में नज़र आएंगे। कप्तानी जो है वो रिजवान कर रहे होंगे। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं सीरीज़ से पहले? जितना चैलेंजेस पाकिस्तान को मिला है T20 में, ODI में उतना चैलेंज मिलेगा? नहीं, जैसे T20 की जो सीरीज हुई उसमें आपने देखा कि पाकिस्तान सीरीज जीत तो गया है, लेकिन वेस्ट इंडीज टीम भी इतनी कमज़ोर साबित नहीं हुई है, और उन्होंने एक मैच भी जीता है। दूसरे मैच में वो तकरीबन जीत के करीब पहुंच गए थे, लेकिन फिर वो हार गए। तो पाकिस्तान की टीम के लिए चैलेंजेस तो होंगे वेस्ट इंडीज़ में, और वनडे में अब पाकिस्तान को थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिली है। रिजवान वापस आ गए हैं, बाबर आजम हैं, तो एक दो अच्छे बैट्समैन आपके पास होंगे। फिर उसके बाद टीम जो है वो बैलेंस हो गई उन दोनों के आने से। लेकिन आपने भी खुद बात की, साहबजादा फरहान की, बिल्कुल सही बात की कि वो सिर्फ T20 के बैटर नहीं है, बल्कि वो डोमेस्टिक में ओपनिंग करते हैं, डोमेस्टिक में 4 डे क्रिकेट भी खेलते हैं, उसके अलावा और भी वनडे मैचेस भी खेलते हैं। तो उनको मौका दिया जाना चाहिए। ये बताएं कि अगर साहबजादा को हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर रख भी लेते तो फिर वही नंबर वाली फाइट रहती ना, कि आपने उसको किस नंबर पे खिलाना? ओपनर। हाँ, बिल्कुल सही बात है, वो नंबर वाली फाइट रहती। लेकिन सवाल ये है कि जब आपने रिजवान को ड्रॉप किया था तो क्यों किया था? कोई वजह थी ना। जब भी आपने ड्रॉप किया, बाबर आजम को ड्रॉप किया था तो कोई वजह थी। जाहिर है उनकी बैटिंग की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। अब वो किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टीम में दोबारा आ गए हैं, जबकि टीम में पहले से जो प्लेयर्स है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आई हैव हर्ड कि उनको T20 फॉर्मेट से निकाल के, और जो उनका प्लेइंग स्टाइल है, द वनडे प्लेइंग स्टाइल, इस वजह से वो वनडे की टीम में रहेंगे और T20 में आपके यंग प्लेयर्स हैं जिनको आपने मौका दिया है टू नो। आई हैव गॉट न्यूज़ के बाबर इज गोइंग टू कम इन T20 वेरी सून। जी हैदर सर। जी बिल्कुल, मैंने भी आपको शायद याद हो, मैंने कहा था कि T20 वर्ल्ड कप से पहले ये दोनों T20 की टीम में वापस आ जाएंगे, क्योंकि अब वेस्ट इंडीज़ तो नहीं अकेली होगी टीम T20 वर्ल्ड कप में। फिर एशिया कप में इंडिया के साथ मैचेस हैं, वहाँ पे आपको बैटिंग जो है उसको क्लिक करना पड़ेगा। और बाबर और रिजवान जो है वो दो एक अच्छे बैटर हैं पाकिस्तान के, बल्कि सबसे अच्छे बैटर मैं कहूँगा। ठीक है, मैचेस में कुछ रन्स नहीं कर पाए हैं, लेकिन हर हाल में वो सबसे अच्छे बैटर हैं। तो ये एक फैक्टर है जो इन्वॉल्व है कि बड़े नामों पे भरोसा करना पड़ रहा है। लेकिन अगर ये वेस्ट इंडीज़ की सीरीज में ये दोनों नहीं कर पाए परफॉर्म, तो फिर टीम पे बड़ा असर पड़ेगा। और हो सकता है कि फिर वो जो प्लानिंग है कि T20 वर्ल्ड कप से दोनों वापस आना, फिर उसके ऊपर शायद कुछ असर पड़े, और फिर ये जहाँ देखें। अच्छा, अब इसमें हम ज़रा बैटिंग पे तो थोड़ी और बात करेंगे बाद में। बॉलिंग लाइनअप देख लेते हैं सर। और बॉलिंग लाइन में हमारे पास नसीम शाह इज़ कमिंग बैक, और चलिए शाहीन शाह अफरीदी तो रहेंगे ही। ये दो फ्रंट लाइन हमारे पास पेसर्स हैं, और उसके बाद हमारे पास कोई पेसर नहीं है, कोई पेसर नहीं है ना। हम फ़हीम अशरफ को जानबूझ के इंजेक्ट इन करने की कोशिश करेंगे, और ये 4 ओवर उन्होंने नहीं करने,
और 10 ओवर पूरे करने, एक तो चीज़ ये हो गई। देन एक अच्छी चीज़ है सुफियान मुकीम को इन किया गया है, एंड देन अबरार अहमद। सो वी आर नॉट इवन गोइंग विद अ फुल फ्लैश बॉलिंग अटैक जिसको आप कहें, यानी कि हमारे पास छठे का ऑप्शन मौजूद नहीं है। अगर हम करना चाहें तो उस टाइम को लगा देंगे, 2-4 उनसे निकलवा देंगे, 2-4 शायद सलमान अली आगा निकाल दें। यानी हर जो पेस हर बॉलर को 10 ओवर करने ही करने हैं। दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी फॉर यू, नोइंग द फिटनेस ऑफ आवर बॉलर्स। आपका हर जो बॉलर है वो 10 ओवर करेगा ही करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये 4 ओवर का गेम नहीं है, इसमें आपने पूरे 10 ओवर करने हैं और आपने रन्स भी कंटेन करने हैं और विकेटें भी लेनी है, क्योंकि वनडे में आपको विकेट, T20 में विकेट लेने का इतना प्रेशर नहीं होता है आपको। सिर्फ वहाँ पे साइम अय्यूब वगैरह जो है ये पार्ट टाइम बॉलर तो T20 में चल सकते हैं, लेकिन वनडे में चलना मुश्किल होता है। वनडे में दूसरी बात ये है कि वनडे में जो है वो अब जो गेम जो है वो डिवाइड हो गया है। ये पावर प्ले में कुछ और, पहले 10 ओवर में कुछ और होता है, मिडिल के ओवर्स में जो है टीमें कोशिश करती हैं विकेटें ना दें और अपनी विकेटें बचाएं। तो ये जो स्ट्रेटेजी है उसमें रेगुलर बॉलर जो हैं वही काम कर सकते हैं, आप जो पार्ट टाइम बॉलर्स के साथ नहीं उसमें कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट रेगुलर बॉलर्स, हैदर भाई, टॉकिंग अबाउट रेगुलर बॉलर्स, 2 का हम नाम भूल गए। नवाज, उन्होंने अच्छा किया है बट इट वाज T20, और हसन अली, इन्होंने बुरा किया है बहुत इस T20 सीरीज में। व्हाट्स रॉन्ग विद हसन अली? उन्हें PSL की परफॉर्मेंस पे लाया गया, एवरीवन वाज वेलिंग फॉर हिम कि जी हसन अली को लाया जाए, हसन अली ने बड़ा अच्छा किया। हसन अली आए और हसन अली ने T20 में जो परफॉर्मेंस की वो मैं दोहराने की ज़रूरत नहीं, उनकी वजह से मैचेस हम हारे हैं सर। बिल्कुल, हसन अली जो है वो जाहिर है अब उनकी एज हो गई है और इस एज में आके और फिर बीच में काफ़ी गैप आ गया उनके पाकिस्तान टीम के साथ, 1-2 साल का गैप आया, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस अब जो है उस लेवल पे नहीं है जहाँ पे आपको एक अच्छा बॉलर चाहिए। बेहतर होता है कि पाकिस्तान जो है इस सीरीज़ में जो सलमान अली जिन्होंने बांग्लादेश में पाकिस्तान की तरफ से खेला था, उनको अगर पाकिस्तान टीम में शामिल किया जाता, फिर मोहम्मद वसीम जो है उनको अगर टीम में रेगुलर किया जाए, सुना है कि वो फिट नहीं है, सलमान मिर्जा राइट जी, सलमान मिर्जा, ठीक है ना, सलमान मिर्जा जो है, तो ये बॉलर जो है अगर आपको बनाने पड़ेंगे बॉलर्स। अब हसन अली को आप कब तक खिला सकते हैं? देखिए ना, हारिस रऊफ के लिए हम कब से कह रहे हैं कि हारिस रऊफ आप जो है वो आपके लिए टीम के लिए कहीं भी फिट नहीं होते हैं। तो ये पाकिस्तान टीम क्रिकेट मैनेजमेंट जो है उनका एक ही इस वक्त हदफ है, मैच जीतना, क्योंकि हारे इतने मैच हैं, जब आप बहुत सारे मैच हार जाते हैं, फिर आपकी ये होती है कोशिश बस किसी भी तरह मैच जीत जाए। बट फिटनेस की क्या बात करेंगे? हमें नसीम को हमने देखा पूरे PSL में वो स्ट्रगल कर रहे थे, अब उसने 10 ओवर करा रहे हैं। शाहीन के नी का मसला चल रहा है, उसने 10 ओवर करा रहे हैं। I mean, how are we going to deal with all of it? ये बहुत मुश्किल हो गया इन दोनों के लिए। और वेस्ट इंडीज़ की जो सिचुएशन है बहुत ही डिफरेंट है। वहाँ पे आपको ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे पिचेस जो होती हैं उसमें बाउंस थोड़ा कम होता है, तो बॉलर्स को ज़्यादा जान लगानी पड़ती है। इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया नहीं है जहाँ पे गेंद खुद ट्रेवल करती है, तो यहाँ पे आपको बड़ा फिटनेस के ऊपर बहुत ही सुपर फिट बॉलर्स आपको चाहिए होंगे यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में। और फिर पाकिस्तान को सिर्फ एक ही एज है, जैसे मैंने पहले कहा था कि वेस्ट इंडीज़ की टीम टैलेंटेड है लेकिन एक्सपीरियंस की कमी है। पाकिस्तान के पास जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी वेल एक्सपीरियंस है। फिर 2 बाबर आजम और रिजवान के आने से टीम और स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो जो चीज़ें फ्लॉज जो बॉलिंग में आएंगे, हो सकता है वो बैटिंग के जरिए पूरे करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज फिर अगर से बॉलिंग के ऊपर जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए हो सकता है प्रॉब्लम्स पैदा हो जाए। ऑलराइट, और कुछ अच्छी चीज़ें जो कि हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं कि सुफियान मुकीम, देखना है कि उन्होंने तो बड़ा फंसाया T20 में, बट उनका लेंथ कैसा रहता है, लाइन कैसे रहती है इन ODIs। प्लस एक और पॉजिटिव चीज़ पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के लिए हसन नवाज, अ वेरी गुड फाइंड। और ये भी कि जिन्होंने उनको मशवरा दिया कि यार आप ओपन छोड़ें, ओपनिंग पे तो हमारे यहाँ बहुत फटे हैं, आप ज़रा नीचे आ जाओ, नीचे आके उन्होंने बहुत अच्छा किया है। 36 छक्के तक वो मार चुके हैं, प्रोलिफिक। जी हाँ, बिल्कुल, उन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। पहले वो नहीं कर पा रहे थे। हाँ, मुल्तान सुल्तान्स की टीम में PSL में भी वो पहले स्ट्रगल कर रहे थे, वहाँ पे उनको नहीं मिल रही थी ओपनिंग। कोयटा की टीम में, कोयटा के लिए उनको ओपनिंग नहीं मिल रही थी, वहाँ पे सऊद शकील जो ओपनिंग खुद कर रहे थे। हमने बड़ा शोर किया, मतलब सभी ने किया कि भाई एक एस्टेब्लिश ओपनर आप क्यों नहीं जगह दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने नहीं दी, सऊद शकील ने किसी भी सूरत नहीं दी। तो अब यहाँ पे नेशनल टीम में भी उन्होंने इस बात को महसूस कर लिया है और थोड़ा सा उन्होंने अपने बैटिंग में जो है, आप अगर देखें गौर से, तो उन्होंने थोड़ा सा अपने आप में एक जो है अपनी चेंज किया अपना स्टैंस उसमें।
अब वो विकेट पर रुकना भी समझ गए कैसे विकेट पर रुका जाता है। पिछले मैचों में स्कोर इसलिए नहीं कर पा रहे थे कि शॉट सिलेक्शन गलत था, अब शॉट सिलेक्शन भी थोड़ा बहुत सीख गए। आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जितना ज़्यादा खेलते हैं उतना ही ज़्यादा आप तजर्बा हासिल करते हैं और आप चीज़ों को समझ पाते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में एक चीज़ जो सबसे बड़ी बहुत शुक्रिया हैदर साहब, आपने वक्त दिया। और माजिद के साथ इसके हमारे यहाँ इंटरनेशनल ग्राउंड पर ही आकर हमारे प्लेयर्स सीख रहे होते हैं, यू नो, दिस इज वन ऑफ द। यस, चलिए तो फिर देखते हैं कि क्या ये भी सीरीज़ एक लर्निंग सीरीज साबित होती है या हम इसमें से जीत पाते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। बाय द वे वी आर गोइंग टू टॉक मोर अबाउट वेदर इन द नेक्स्ट, आगे बढ़ के मौसम की बात करने, लेकिन उससे पहले भी पीछे मुड़ के भी मौसम की बात कर लेते हैं। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त क्या माहौल है, क्या वहाँ बारिश है या अगर नहीं है तो मौसम कैसा है? मुमताज़ अहमद भट्ट हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। मुमताज़ बताइए। मौसमियात की जानब से आज़ाद कश्मीर के अंदर बारिश के अलर्ट के बावजूद भी बारिश न बरस सकी। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में रात गए से जो बारिश और आंधी का सिलसिला जारी था वो अब थम चुका है। अगर दीगर इलाकों की बात की जाए, वादी नीलम, रावलाकोट और बाग के इलाकों में जो मानसून रेडियस है वो इससे बाहर दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से इन इलाकों में मानसून बारिश न बरस सकी। अगर दूसरी जानब महकमा मौसमियात की बात की जाए तो महकमा मौसमियात ने 7 अप्रैल तक जो मानसून स्पेल की पेशगोई की थी, ताहम इस वक्त आज़ाद कश्मीर का जो मौसम है वो खुशगवार है, धूप निकली हुई है। आज़ाद कश्मीर के जुमला जो सियाती मकामात हैं वहाँ पर भी लोग बिला खौफ व ख़तर सियाती मकामात का रुख करते दिखाई दे रहे हैं। अगर महकमा मौसमियात की बात की जाए तो महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मज़ीद जो बारिश है वो बरसने का इम्कान जाहिर किया है। ताहम आज़ाद कश्मीर के मुतअद्दिद इलाके अलर्ट के बावजूद भी बारिश बरसाने वाला सिस्टम इन इलाकों में दाखिल। 4 स्पेल्स जो हैं आने वाले हैं। बल्कि कश्मीर की सूरत हाल तो बता दी हमें, लेकिन एक और सूरत हाल कल बनी सादिया। हमारे ऐसा कम होता है ना कि सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो जाएं और आम आदमी की तरह शॉपिंग करें और आलू ख़रीदें, फल ख़रीदें, लेकिन कल हैरत अंगेज़ खुशगवार में मुब्तला हो गए लोग कि जब माहिरा खान जो हैं वो पहुंची। एक तो वो वहाँ पे कपड़े ख़रीद रही थी। यहाँ अंदर ना हमारे यहाँ बहुत सारे हमारे दोस्त ये अंदाज़ा लगा रहे थे कौन सी मार्केट है ये। किसी ने कहा कि पता नहीं बोल्टन है, किसी ने कहा सदर है, तो पता नहीं कौन सी मार्केट। तारिक रोड है? नहीं, तारिक रोड नहीं है, looks more like Gulf to me. नहीं गल्फ भी नहीं है। अच्छा, ओके, हो सकता है। वैसे आप भी हमारी रहनुमाई कर सकते हैं कि ये कौन सी में कपड़े देख रही है और फैसल मुझसे पूछ रही है। नहीं, ज़ैनब भी हो सकता है ना भाई। ज़ैनब नहीं है ये, शी वाज बाइंग कपड़े। इट इज आइदर तारिक रोड और आइदर गल्फ। और फिर चलें ठीक है भाई, हम माहिरा वी नीड टू नो आप कौन सी मार्केट पे थी। ओके, शी वाज इन क्लिफ्टन। ये राबी सेंटर लग रहा है। ये थैंक यू ये बट दिस इज क्लिफ्टन। आई बेट 5000 की बेट है। चले 5000 की बेट है इसमें। अगर सादिया जीत गई तो 5000 इनको पीसीआर देगा और सादिया हार गई तो ये 5000 पीसीआर को दे देंगी। मैं बीच में से निकल गया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह माहिरा खान यहाँ पे फल खरीदने निकल गई। मुझे ये लग रहा है बॉस कि ये कोई अपकमिंग ड्रामे की शूट है या फिल्म की। जी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है शी जस्ट गॉट आउट ऑफ हर होम, शी वांटेड टू एंजॉय, बी अ नॉर्मल पर्सन, यू नो, ब्रीथ लाइक अ नॉर्मल पर्सन। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं से बता। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद, आप देखते हैं दुनिया बोले। उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज बड़ा ही ज़बरदस्त हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन। जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, 7 अगस्त हो गई है और 7 ही दिन बाद 14 अगस्त आने जा रही है। लेकिन जैसे ही अगस्त शुरू होता है, आपको पता है पूरे मुल्क में जगह जगह स्टॉल्स और झंडियाँ मिलने का सिलसिला, सेलिब्रेशंस, गाड़ियों के ऊपर झंडे खास तौर पर। तो हमने कराची से तो आपको दिखाया था, अब ज़रा हैदराबाद का रुख करते हैं। इरफान आराई हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, ज़रा बताएं हैदराबाद में कैसी तैयारियां चल रही जश्न आज़ादी की? जी, जश्न आज़ादी की तैयारियों का सिलसिला हैदराबाद शहर में भरपूर तरीके से जारी है। जहां इमारतों पर चरागाह किया गया है, पाकिस्तानी परचम हर शाहराह पर हमें नज़र आ रहा है। और इसी तरीके से स्कूल्स में भरपूर तैयारी है और इस तैयारी में बच्चों को तैयार किया जा रहा है जश्न के शोज़ के लिए, फेस्टिवल्स के लिए, स्कूल्स में प्रोग्राम्स के लिए। और यहाँ बच्चे मौजूद हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं। हम बात करते हैं असातिज़ा से। आप बताइएगा क्या तैयारी कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है हम क्रिएटिव स्कूल से हैं। 14 अगस्त की तैयारियां चल रही हैं। हमारे बच्चे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कलरिंग कर रहे हैं, टेबलोज कर रहे हैं। बच्चे जोश है क्योंकि 14 अगस्त की खुशी हम सबको है। ये दिन ऐसे है जैसे कि ईद का दिन हमारे
हमारे लिए। और जैसे कि आपको पता है कि मार्का हक की शिकस्त के लिए खुशी है हम सबको, और हम सब खुशियाँ मना रहे हैं। और 14 अगस्त में जो हमारे स्कूल में सेलिब्रेशन होगा उसकी अभी तैयारियां चल रही हैं, और हमारी कोशिश है कि अच्छे से अच्छा हम वो दिन सेलिब्रेट करें। अच्छा बच्चों, आप बताएं क्या तैयारी की है 14 अगस्त की आपने? घर में तो झंडियाँ लगाई हैं आपने? हाँ। क्या किया है? फ्लैग लगाया है? यस। क्या लगाया है? फ्लैग लगाए हैं, बहुत तैयारी की है। आपने क्या तैयारी की है? हमने बहुत सारी तैयारी की है, स्कूल में टेबलो की है, एक्टिविटीज़ की है बहुत सारी। पाकिस्तान के 14 अगस्त पर आई एम श्योर बच्चों के स्कूल्स में इस हवाले से तकारीब भी होती हैं और बड़ी एक्साइटमेंट होती है। फैसल, आई एम श्योर इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव आल्सो बीन वेरी एक्साइटेड जब 14 अगस्त में स्कूल में पार्टिसिपेट करने मिलता होगा। एंड यू आर अ डिबेटर टू, राइट? या सो यू डिड दैट। बॉस इज आई डोंट नो, बट हाँ लेकिन हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। लेकिन हम जब सेलिब्रेट कर ही रहे हैं तो ऐसे लोगों को भी सेलिब्रेट करना ख़ास तौर पे इस महीने में बहुत ज़रूरी है जो हमारे मुल्क का नाम रोशन करते हैं। हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम बात किसकी कर रहे हैं। प्ले दैट। और ये डांस क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नॉर्वे में हमारे लियारी के बच्चों ने ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है को पूरी दुनिया जो है मुअत्तरिफ हो चुकी है। इनकी अंडर 15 की टीम ने ऐसे फाइनल ट्रॉफी अपने नाम की दुनिया को एक बार फिर दिखा दिया कि लियारी में फुटबॉल का गेम के लिए कितनी अहमियत है। अनबीटन मतलब ठीक है, फाइनल तक पहुंचे, फाइनल में जीते, बट दे स्टेड अनबीटन। एब्सोल्युटली। तो जनाब हमारे साथ आज कोच साहब मौजूद हैं और 2 सुपरस्टार्स मौजूद हैं। इन सबका आपसे हम इंट्रोडक्शन कराते हैं। हमारे साथ बाबा बख्शी मौजूद हैं, मोहम्मद राफे मौजूद हैं, दोनों फ्यूचर पाकिस्तान फुटबॉल कप के प्लेयर्स हैं, और मोहम्मद मुफीद जो उनके कोच हैं। तो आप तीनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपसे शुरू करूंगा राफे, कैसा फील कर रहे हैं जीत के? सबसे पहले तो मैं ये जरा पहले मेडल दिखाएं ऊपर जरा। ये there you go, and here he is। जबरदस्त, ये बात क्या शायद। हाँ बताएं। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे मकाम तक पहुँचाया। हमें तो इस तरह फील हो रही है जैसे कि हमें सोच नहीं सकते थे हम इस मकाम तक पहुँचेंगे। तो हमें बहुत मज़ा आया। उन वहाँ के लोगों ने हमें बहुत साथ दिया, हम लोग के साथ मिल के हंसी मजाक की, बहुत में मज़ा आया। हमें बहुत खुशी हुई। और बाबा बख्शी ये डांस में आप भी शामिल थे? जी नहीं थे? इसमें आई थिंक राफे आप थे। जी मैंने थोड़ा डांस किया था, मेरे को पकड़ के ले गए थे। आपसे तो हम दोनों से जरा मजीद बात भी करते हैं। जी। आपकी ट्रेनिंग और आपके फेवरेट फुटबॉल प्लेयर्स। मुफीद भाई, टूर्नामेंट कैसा रहा पूरा, और कौन सी टीम्स आपके सामने आई? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हमें ये इवेंट्स मिला ये नॉर्वे कप के लिए, और इसमें हमारी बड़ी मेहनत थी। तो पाकिस्तान में तकरीबन 6 महीने हमारे कैंप्स लगे इसके, 6 महीने के अंदर तकरीबन 3 कैंप्स हमारे लगे उसमें, और तकरीबन 200 बच्चे हमारे पास मौजूद थे। अच्छा। जी हाँ। तो अलग अलग जगह से हमारे पास बच्चा है, ट्रायल्स है लियारी ककरी ग्राउंड में, और तो वहाँ से फिर पेशावर से भी हमारे ट्रायल्स हुए, वहाँ से भी बच्चा है हमारे। तो काफ़ी एफर्ट किए इसके पीछे, और फिर हम नॉर्वे कप की तैयारी की। इसमें बड़ी मेहनत लगी इसके अंदर। नॉर्वे कप में जीतने के बाद, अनबीटन रहने के बाद, क्या होप नज़र आ रही है आपको आगे? अभी मैम ऐसा है कि जैसे कि अभी हम लोग फाइनल जैसे जीता है हम लोगों ने, ये मैं समझता हूँ इस महीने के अंदर माशा 14 अगस्त का महीना, और एक इतना बड़ा पाकिस्तान के लिए टाइटल आया है। तो और जैसे ही हम लोगों ने वहाँ विन किया, और जैसे ही निकले, हमें वहाँ के एयरपोर्ट पर बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया, बड़ी खुशी महसूस हुई हमें कि इतनी इज़्ज़त बख्शी गई। और फिर अभी पाकिस्तान आए हम लोग, पाकिस्तान पर भी हमें जगह जगह बुलाया जा रहा है। और जैसे कि अभी एयरपोर्ट पे जैसे कि हमारी शाहिद करीम साहब आई थी, उन्होंने बड़ा हमें प्रोटोकॉल दिया, और उसके अलावा बड़ी हौसला अफजाई की हमारी, और जाते हुए भी उन्होंने अलविदा किया था हमें, तो बड़ा अच्छा लगा। दैट्स अ पॉजिटिव साइन। कौन सी टीम्स आई आपके सामने? हमारे सामने असल में तकरीबन नॉर्वेजन की टीम थी, नॉर्वे की टीम थी, और काफ़ी टफ टीमें भी स्टार्ट सारी उनकी क्लब्स, तकरीबन सारे वहाँ के अच्छे क्लब्स थे यहाँ पे। तो एक टीम हमें बहुत लीग में टफ लग रही थी, जो 2-2 गोल से बराबर भी हो गया था हमारा मैच। और उसके बाद तकरीबन 15 मिनट्स हमारे पास तो बचे थे, मैच बहुत टफ चल रहा था। तो हम कोचेज़ भी बड़े परेशान थे, हमारे मैनेजमेंट के भी बड़े परेशान थे, और लीग का मैच था। तो अल्हम्दुलिल्लाह का लाख शुक्र है, अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी। उसके बाद हमारे राफे स्ट्राइकर माशाल्लाह से, तो फिर गोल स्कोर हुआ, वो मैच हमने विन किया। उसके बाद हमारी टीम जो है स्टेबल हो गई,
यानी कि एक पिच असल में पाकिस्तान की पिच और दूसरा वहाँ की पिच में बड़ा फ़र्क है, डिफरेंट है। ओके, वहाँ की पिचों में और यहाँ में बड़ा फ़र्क है। क्या ये ग्राउंड में नासिर करीम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं हम, जिन्होंने हमें वो पिच मुहैया की, हमें वैसा बड़ा कोऑपरेट किया उन्होंने। वही पिचें वहाँ पे भी तकरीबन मौजूद हैं। ओके, तो नासिर करीम साहब का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हमारी पूरी हम वैसे तो अंडर 15 की बात कर रहे हैं फैसल, लेकिन बात ये है कि यहाँ के और वहाँ के प्लेयर्स की ट्रेनिंग और बाकी सारी फैसिलिटीज में बड़ा फ़र्क आ जाता है। बहुत फ़र्क है जब हाँ, तो वो जब आपने बाकी लीग टीम से उनके प्लेयर्स को देखा या उनकी तैयारी को देखा, उनकी फैसिलिटीज़ को देखा, क्या समझ में आया आपको कि कितना फासला भी तय करना है? असल में ऐसा है कि हमारे एक कोच हैं जो आज किसी मसरूफियत की वजह से आ नहीं सके। उनका माशाल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस है। 2014 से उनका यानी कि ब्राज़ील कप भी खेलने गए, चाइना भी गए, तो उनसे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है क्योंकि वो वहाँ के सिचुएशन को, सिस्टम को बड़ा समझते हैं। ठीक है। उनकी कोचिंग से बड़ा फ़ायदा हुआ, वो उन चीज़ों को वहाँ समझते हैं। फिर वहाँ गए, वहाँ की टीमें जब हम लोगों ने आपस में देखी, बड़ी टफ टीम है वहाँ पे माशाल्लाह से, क्योंकि पाकिस्तान में जो सहूलत बच्चों को और वहाँ में बहुत फ़र्क है। तो हाँ, तो फिर उसी मेयार से 6 महीने में जो रहे, उसी रेगुलर बेस पर इनकी ट्रेनिंग उसी हिसाब से इन्हें रखा हम लोगों ने। फिर यहाँ से हम जब नॉर्वे गए, नॉर्वे की पिचों के ऊपर 2-4 दिन हमने ट्रेनिंग की, थोड़ा ट्रेनिंग को समझा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब लीग के 2-3 मैच खेले इन्होंने, माशाल्लाह बच्चे बिल्कुल सेट हो गए और वहाँ के जो लोग थे उन लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ। एब्सोल्युटली। अच्छा जनाब, अब बाहर से बात करते हैं। राफे, किसको आइडल मानते हैं? कौन फेवरेट फुटबॉल प्लेयर है इस वक्त आपका दुनिया में? मेरा फेवरेट प्लेयर तो नेमार जूनियर है, मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इनके जो स्टाइल है, ड्रिबल करता है, जो गोल स्कोर करता है, उसकी जो एग्रेशन है, बहुत सर फिरा भी है। अच्छा, और बख्शी आप? मेरा भी नेमार जूनियर है। दोनों नेमार जूनियर है। लियारी का एक लाइकिंग है ब्राजील के लिए ना। जब भी वर्ल्ड कप होता है, फुटबॉल वर्ल्ड कप, तो आपको शादो नादिर कोई लियारी में बच्चा येलो जर्सी में नहीं मिलता। हर कोई येलो जर्सी में घूम रहा होता है, हर कोई ना। लेकिन अर्जेंटीना के भी बहुत सारे फैन, तो वो भी है। तो नेमार है, इसके अलावा एनीबॉडी एल्स जिसको आप? नहीं, ओनली नेमार। मेरा नेमार इन वितना। क्या बात है। अच्छा, अब जरा आते हैं हम, जब आपने ट्रेनिंग की जी, कितने घंटे ट्रेनिंग करते थे? और एक चीज़ और, हमारे यहाँ का जो मौसम है और वहाँ का मौसम बड़ा फ़र्क होता है। ठीक है, ये आपका पहली बार था बाहर का एक्सपोजर? जी, मुझे मेरी लाइफ में पहली बार हुआ। कैसा वो मौसम और वो सारी चीज़ें? मौसम था लोगों कैसा की अजनबियत और ये सब? ठंडा, कितना ठंडा था यहाँ के? वहाँ पे मौसम था तो नॉर्मल था, और यहाँ के हिसाब से तो वहाँ का मौसम सही था, ठंडा भी था और अच्छा था, मतलब नॉर्मल था। राइट। तो आप लोगों को खेलने में कैसा लगा? थकन थी या आप लोगों को लग रहा था कि आप वार्म नहीं हो पा रहे हो? नहीं, हम लोग मैच से पहले हमें सर वार्म अप कराते थे आधे घंटे तक, ताकि हमारा जिस्म गर्म हो और तकरीबन हमारा पसीना जो है वो निकले, हम लोग मैच में थके नहीं। सर हमें ट्रेनिंग कराते थे, हमें बहुत मज़ा आता था। तो इसी हवाले फैसल पूछ रहे थे आपकी ट्रेनिंग के बारे में, युवराज सिंह की ट्रेनिंग। वैसे मैच से पहले तो वार्म अप हो गया ना, लेकिन दौराने टूर्नामेंट आप लोग क्या ट्रेनिंग करते हैं? कितने घंटे रोज़ाना ट्रेन करते हैं अपने आप को? हम ट्रेनिंग तकरीबन करते हैं दिन में टाइमिंग 2 या 3 घंटे ट्रेनिंग करते हैं जी। तो हमें ट्रेनिंग करने में बहुत मज़ा आता है, तो हम मेहनत जारी रखते हैं। हमने बहुत मेहनत की थी, तकरीबन हम लोग इसी इवेंट के लिए हमें आगे अल्लाह कामयाब करे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी। हम बहुत खुश हैं, अल्लाह का शुक्रगुज़ार हैं। बाबा बख्शी, ये बताइए कि आपका ये नाम असल नाम है या फिर आपको प्यार से बोलते हैं? मेरा नाम तो बख्शी है, लेकिन प्यार से बाबा बोलते हैं। ये इतना सूट करते हैं ना बाबा बख्शी। आपकी एज क्या है, मैं आपसे पूछ सकती हूँ? 14। आप 14 साल के हो, और कब से खेल रहे हो फुटबॉल? जब बचपन से खेल। याद भी नहीं है। हाँ, मैंने पहली बार खेला था। अच्छा, आप लोगों का एक जो फुटबॉलर है हमारा, उसके दिन का आगाज़ कैसे होता है? सुबह में आप रनिंग के लिए जाते हैं और फिर पूरे दिन क्या ट्रेनिंग करते हैं? रनिंग करते हैं, फिर ग्राउंड जाते हैं, वहाँ क्या करते हैं? ज़रा इस हवाले से बताएं। पहले सुबह स्कूल जाते हैं, फिर आते हैं, फिर रेस्ट करते हैं थोड़ा, फिर 3 या 4 बजे जाते हैं ट्रेनिंग पे। अच्छा, सही। अच्छा, उधर लियारी में खेल का है रुझान है, मतलब हमारे पास कितने एथलीट्स आते हैं? किक बॉक्सिंग हो गई, बॉक्सिंग हो गई, फुटबॉल हो गया, तो
अम्मी का क्या होता है, अम्मी अब्बू कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं जब पता चलता है कि ये इतनी छोटी उम्र का फुटबॉल में जाएगा और फिर स्कूल को कैसे टाइम देगा और फिर किस तरह से खुद भी मैनेज करते हैं? मेरे घर में से तो अपना बताता हूँ, मेरे घर में से तो मुझे बिल्कुल सपोर्ट है अम्मी की और अब्बू का, मुझे बहुत सपोर्ट है। मेरी अम्मी बोलती है कि फुटबॉल के साथ साथ पढ़ाई भी क्या करो और अच्छे काम करा करो, नमाज़ें पढ़ा करो। तो इसी में ही कामयाबी है। मेरी अम्मी बोलती है नमाज पढ़ो, अल्लाह से बात करो तो सब चीज़ मिल जाती है। आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? मैं मैट्रिक में हूँ। और आप? 9th। आप 9th और मैट्रिक में, बड़ा क्रूशल साल है। अच्छा मुफीद भाई, मैं एक चीज़ में ज़रूर बात करना चाहूँगा। एक लियारी था 2010 से पहले वाला, हम सबको पता है, और अब है। हमने तो अभी सिर्फ स्पोर्ट्स की बात की है ना, लेकिन लियारी का जो अंडरग्राउंड रैप सीन है, म्यूजिक सीन है, वो बड़ा ज़बरदस्त है। लियारी बदल रहा है, अक्सर तब्दील हो रहा है ना। मैं चाहूँगा इस पर थोड़ा सा आप बताएं कि क्या हो रहा था, अब कितना ज़्यादा चेंज हो गया, और बच्चे माशाल्लाह से वो पॉजिटिव सरगर्मियों की तरफ आए, तो ये कितनी अच्छी बात है। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। 2010 से पहले जो रुझान था और जो लियारी के मामला थे वो सबके सामने ही हैं, और उसके बाद से अभी जो जैसा माहौल चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, माशाल्लाह से बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है। और ये भी एक बड़ी फ़ख्र की बात है कि जैसे कि ये 15 के बच्चे हमारे साथ गए हैं, इसी तरह 14 की लड़कियाँ भी हमारे साथ गई हैं नॉर्वे के लिए। तो लड़कियों का जाना भी बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है, घर से निकलना, मैं समझता हूँ। तो इसके ऊपर भी हमारी टीम ने बड़ा काम किया है, और लियारी से घर से लड़की का निकल के आना, ग्राउंड में आना, फिर ट्रेनिंग करना, ठीक है, फिर नॉर्वे के लिए जाना, लड़कियों ने वहाँ खेलना, तो ये मैं समझता हूँ बड़ी बात है। और इस टाइम पे जो लियारी है, लियारी के मामलात माशाल्लाह तो बहुत अच्छे हैं, हाँ, बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अब वो लियारी नहीं रहा। सोसाइटी का जो बैरियर होता है ना खातन के लिए, मुझे ऐसा लगता है वो लियारी में अब बहुत कम हो गया है। वो दूसरे इलाकों में होगा, लेकिन लियारी में एक को देखकर दूसरे, हम आलिया सुमरो को, और मैं अनगिनत राबिया, पता नहीं कितने हम प्लेयर्स का नाम ले सकते हैं जो कि कर रहे हैं, चाहे वो बॉक्सिंग है और भी बच्चियां बहुत सारी गेम्स में सामने आ रही हैं। अब टैलेंट, एग्जैक्टली टैलेंट है, बहुत सारा टैलेंट है, चाहे वो फिर सिंगिंग की बात, रैपिंग की बात कर रहे हैं या स्पोर्ट्स की बात करें। क्या चीज़ें हैं जो इस टैलेंट को मज़ीद स्टेज दे सकती हैं कि वो और उभर कर सामने आए? देखिए, सबसे पहले तो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए पेरेंट्स की, उनको वो सहूलियात मिलनी चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग नॉर्वे गए, खेलने के लिए गए हैं, जो उन प्लेयर्स को मिल रहे हैं वो हमारे पाकिस्तान में हमारे बच्चों को नहीं मिल रहा। ये सेकंड बार है जो कि नॉर्वे के लिए हम लोग गए खेलने के लिए, पर हमारे बच्चों के ऊपर कोई ऐसी सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं है कि हम कहें कि हमें गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। अब तक ऐसा कुछ भी नहीं है। खाली मैं शाजिद करीम साहब को कहूँगा, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया हमारे साथ आने जाने में। यानी कि इनको एक फैसिलिटीज़ चाहिए, इनको एक सहूलत चाहिए, बिल्कुल, जिसके लिए अगर लियारी के अंदर जब हम वहाँ से खेले, तुर्की एयरपोर्ट पे एक पाकिस्तानी मुझे मिले थे, तो उन्होंने प्रॉपर ट्रैक सूट के अंदर हम लोग आ रहे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा था ये कहाँ की टीम है। मैंने कहा सर ये पाकिस्तान की टीम है, कराची की है। तो बोलते कहाँ से? मैं नॉर्वे कप से फाइनल जीता है। उन्होंने देखो, उन्हें बड़ी खुशी हुई, तो उन्होंने मुझे गले लगाया। तो बोलते हैं यार लियारी में तो बहुत टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने एक मिसाल दी, बोलते हैं अगर हम वहाँ से एक पत्थर भी उठाएं ना, वहाँ से भी टैलेंट मिलेगा आपको लियारी से। तो माशाल्लाह से लियारी के अंदर बहुत टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी ममालिक भी कहते हैं कि भाई लियारी के अंदर टैलेंट बस इनको थोड़ी सहूलत चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, थोड़ी सपोर्ट चाहिए, तो जिसकी वजह से टैलेंट हमारा ऊपर की तरफ आएगा। वो कनेक्टिंग फ्लाइट थी आपकी ऐसा। अच्छा, अब इसमें बहुत सारे ऐसा भी होता है कि बहुत सारी स्टोरीज हैं लियारी में कि जहाँ पे खेल रहे हैं बच्चे और खेलते खेलते उनको कतर से ऑफर हो गई, इधर से हो गई। तो अब तक ऐसा कुछ हुआ? मैं आपकी बात पे कर रहा हूँ। ये जैसे ही हम लोग वापस खेल के आए थे, तकरीबन 3 दिन के बाद हमें सऊदीया से, अच्छा हाँ, उन्होंने क्या कहना, हम स्पॉन्सर करेंगे आपको और आप हमारे पास अपनी टीम बेटर फ्यूचर पाकिस्तान, हम चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा टाइटल लाएं। तो मैं समझते हैं बहुत बड़ी बात है और वो भी समझते हैं। क्या बात। तो उन्होंने हमें एक ऑफ़र दिया, बोलते हैं आप अपनी पूरी टीम बेटर फ्यूचर पाकिस्तान सऊदीया लेके आएंगे। तो अभी मसरूफियत चल रही है थोड़ी, फिर उसके बाद हमने उन्हें टाइम मांगा उनसे, फिर बैठ के मीटिंग्स होंगी, फिर उससे बात होगी। क्या बात है, बड़ी खुशी हुई इसकी। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक भाई, बच्चों बहुत सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। और आप सऊदीया के, आप दुनिया भर में, दुनिया भर से आपको स्पॉन्सरशिप्स मिलें और आपकी टी शर्ट्स पर, आपके ट्रैक सूट्स पे जगह ना हो
यू नो एंड ना सिर्फ लियारी के फुटबॉलर्स बल्कि हर एथलीट, हर सिंगर, हर टैलेंटेड बंदा वहाँ से पूरे पाकिस्तान का, बल्कि पाकिस्तान के इतने स्पॉन्सर्स हो, बिकॉज एवरी डे नाउ एंड देन हम देख रहे हैं कि नए से नए एथलीट्स, नए से नए टैलेंट से निकल कर सामने आता है। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का यहाँ आने के लिए। इट वॉज एन ऑनर टू होस्ट यू। वेल विद दैट हमें लेनी है ब्रेक। सी यू आफ्टर दिस। फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। खातिन हज़रात, गाज़ा इन दिनों शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है और इतनी ज़्यादा कि अब लोग वहाँ पे भूख से मरना शुरू हो गए। साथ ही हमेशा से एक चीज़ कहती थी कि जी भूख से मर नहीं सकते, लेकिन अब स्टार्वेशन से लोग वहाँ पे मरना शुरू हो गए और जुल्म की इंतहा ही है। जो इमदाद थोड़ी बहुत आती है उसको लेने के लिए लोग जमा होते हैं और उस जमघट्टे पे इसराइली गोलियां चला देते हैं। कुछ दिन पहले मैंने ये बात कही थी एंड आई वांट टू से इट बिकॉज इस बात को जितना ज़्यादा कहा जाए आई थिंक वो अच्छा है। लोगों को पता चलना चाहिए, लोगों को, बच्चों को ख़ास तौर पर 5 दिन बाद एक वक्त का खाना एक दिन में मिल रहा है। दैट इज़ देयर सिचुएशन। कुछ दिन पहले एक वीडियो और एक पिक्चर जो है सरफेस कर रही थी, एक प्रिजनर की वो तस्वीर थी। जी एग्जैक्टली वो तस्वीर जो थी, उस तस्वीर में एक प्रिजनर ने यानी कैदी ने अपनी कब्र खुद जेल के अंदर खोदी है और वो इसराइली कैद में था और उसकी वजह ये है कि उसको खाना वहाँ पर नहीं दिया जाता। तो जानबूझ के, यानी जिन कैदियों को तो रखा गया है उनको तो जानबूझ के खाना नहीं दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ जब आप हमले करते हैं उन जगहों पर जहाँ पर ट्रक्स मौजूद हैं और लोग वहाँ अपना खाना कलेक्ट करने के लिए पहुँचते हैं तो उन पर हमला किया जाता है और उनको मार दिया जाता है और बाद में कहा जाता है कि जी इनके बीच में मुजाहिदीन मौजूद थे, दहशतगर्द मौजूद थे। ये जो शख्स जिनकी वीडियो आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, एक तो ये उमर रसीदा हैं और फिर ये अपनी रुदाद सुना रहे हैं कि इनको कितने दिन गुजर चुके हैं इन्होंने खाना नहीं खाया है। अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 6 days ही हैड नॉट हैड फूड, और जो खाना भी इनको मिलता है वो न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती उसकी। यहाँ तो वो सिर्फ आटा है, यहाँ वो सिर्फ चावल हैं, यहाँ वो सिर्फ सब्ज़ी है जिनसे इनकी जो ग़िज़ाई ज़रूरत है वो पूरी नहीं होती है। हमारे साथ सीनियर फ़लस्तीनी सहाफ़ी जलाल उल अफ़रा मौजूद हैं। जलाल, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जो इस वक्त गज़ा में हो रहा है, हर गुज़रते दिन के साथ ज़ुल्म और बर्बरियत बढ़ती चली जा रही है। अब मौजूदा जो ग्राउंड रियलिटी इस वक्त कुछ हम देख रहे हैं, लेकिन कुछ आप बताइए क्या है? जी बहुत शुक्रिया जनाब। मैं सबसे पहले आपका दूसरा सवाल का जवाब दूंगा, मौजूदा सूरत हाल क्या है। मौजूदा सूरत हाल मौत के आलम, लोगों का तो दिन जो सुबह है, सुबह का टाइम होता है बड़ा अच्छा टाइम होता है, लेकिन मेरी आवाम के लिए, मेरे कौम के लिए वो एक गम, ये सुबह का तुलू होता है ना, वो गम और तकलीफ का साथ है। मेरी आवाम सुबह के टाइम पे अपने बच्चों की तलाश, लाशों की तलाश करने में लग जाते हैं, क्योंकि पूरी रात आपको पता है कि ज़्यादातर ये जो जालिम इसराइली जो नाजायज रियासत है, इनकी सबसे ज्यादा जो बमबारी होती है वो रात के टाइम में। तो हमारे लिए जो सुबह का टाइम है, जो मॉर्निंग का टाइम है, वह बड़ा गम वाला टाइम होता है। अच्छा, दूसरी बात, आपने जो सवाल किया कि जमीन हकायक, इस वक्त मैं आपको सिर्फ कुछ चंद फिगर्स आपको बता दूं जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है। अब तक के, आज तक के जो लोग भूख से मरे हैं, इनकी तादाद 190, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग इमदाद हासिल करने के लिए, सिर्फ आटा हासिल करने के लिए जाते हैं, इनकी शहादतों का तादाद 2800 यानी 2800 लोग शहीद हुए। अच्छा जनाब मोहतरम, डेली बेसिस पे ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जहां 100 लोग, 120 लोग शहीद नहीं हुए, और ज्यादातर बच्चे होते हैं और वही लोग शहीद होते हैं जो बेचारे वो अपने इमदाद हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनके हाथ में छोटे छोटे बर्तन होते हैं और वो क्या कर दिया जाता है। कैसे कोई दिल इजाज़त देता है, इसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। आपके फुटेजेस देखते हैं जलाल साहब, पता ये चला है कि एक डेवलपमेंट हुई है और इसराइली फ़ौजी अफसरान ने ट्रंप को ख़त लिखा है कि हमास इज़ नो मोर अ थ्रेट, और अब अमेरिका साथी का किरदार अदा करे। इसकी क्या हकीकत है और इस डेवलपमेंट में क्या पेशरफ है? सर ये बिल्कुल सही बात है। इस वक्त हकीकत में यही है, एक हकीकत को हमें तस्लीम करना होगा, वो ये है कि हमास की जो खतरा, हमास एक खतरा था इसराइल के लिए, अब वो खतरा नहीं रहा। हमास 22 महीने से
अकेला लड़ रहा है। इनके पास जितना भी वसाइल है वो ख़त्म हो चुका है। हमास की जो आला क़यादत, जैसा आप जानते हैं, दुनिया भी जानती है, इनकी जो आला क़यादत को सबको शहीद कर दिया गया है। तो जो इसराइली फौजियों ने ख़त लिखी है, बाकायदा सिर्फ इसराइली फौजियों ने नहीं है, इसराइली फौजियों ने और साबिक़ा सियासतदानों ने भी ये ख़त लिखा है और बाकायदा एहतिजाज मुज़ाहरा भी किया है तल अवीव के अंदर, इसराइल के अंदर, कि अब हमास का खतरा खत्म हो गया। और ये हकीकत है, हमास का खतरा, आपको अगर कोई ये समझता है कि हमास अभी भी अपने ताकत में है, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको लिख के दूंगा, गज़ा इस वक्त मैं समझता हूँ कि सालों साल तक वो इसराइल के लिए खतरा नहीं होंगे। वो इसलिए गज़ा को बनाने में कितना साल लगेगा, सिर्फ गज़ा को सफाई करने में सालों साल लग जाएंगे, गज़ा को रीबिल्ड करने में कितना साल लग जाएंगे, वहां के जो जख्मी लोग इनकी इलाज कराने में कितने साल लग जाएंगे। अच्छा, जो हमारे इस वक्त मलबा के नीचे लाशें हैं वो इनको निकालने में कितना टाइम लगेगा। लिहाजा इन्होंने जो फौजियों ने लिखा है अपने हुकूमत को, यानी नाजायज हुकूमत इसराइल को, ये बिल्कुल सही बात है। हमास अब खतरा नहीं बचा है। अब अगर कोई समझता है कि हमास का अभी भी खतरा है इसराइल के लिए, ये मैं बिल्कुल इस बात को मैं इसके साथ इत्तेफाक अच्छा, नहीं इसमें जलाल साहब, ये कई मरतबा सवाल हो चुका होगा, लेकिन फिर भी ये सवाल करना बहुत ज़रूरी है। यूनाइटेड नेशंस जैसा आलमी इदारा बयानात तक ही महदूद है। चलिए बयानात तक आए तो, वरना तो इससे पहले तो यकसर वो कुछ मानता ही नहीं था ना, हाँ, इस साइड की एक्सेप्टेबिलिटी ही नहीं थी, बट स्टिल अभी तक सिर्फ बयानात हैं। तो जो हैसियत है अक़वाम मुत्तहिदा की, क्या है वो? गैर मौसर ही तो है। सिर्फ मौसर है, सिर्फ गरीब ममालिक पर है। मुअस्सर होता है गरीब और कमजोर ममालिक पे। मुअस्सर इसराइल पर और अमेरिका पर तो नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा का आमना सामने कौन है? सिर्फ इसराइल तो नहीं है, इसराइल और इसका बाप अमेरिका। अब आप मुझे ये बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आपकी नजरीन से, क्या अक़वाम मुत्तहिदा में इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है कि वो इसराइल और अमेरिका से मुकाबला करें, या इसराइल और अमेरिका पर कोई दबाव डाल दे? बिल्कुल नहीं है। ना ही अक़वाम मुत्तहिदा, ना ही सिक्योरिटी काउंसिल, ना ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और ना ही आपकी नाम नहाद OIC। तो कोई भी नहीं है। ये तो आप देख ले ना सामने कौन है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी रफ़ाह बॉर्डर तक पहुंचा है, गज़ा की बॉर्डर तक पहुंचा है। जो जनरल सेक्रेटरी जनरल है, वहां पर एक पानी का बोतल नहीं पहुंचा सका गज़ा के अंदर है, और वहां पर खड़े होकर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोना लगा, मतलब रोना बीतना शुरू कर दिया। तो जनाब मोहतरम, सब दुनिया इसराइल के सामने और अमेरिका के सामने बेबस है। वो बेबस क्यों है, इसकी वजह मैं आपको बताऊं। क्योंकि यकीन करें, इसराइल में हमेशा हर प्रोग्राम, हर न्यूज चैनल में एक जुमला जरूर दोहराता हूं। इसराइल को जो तक़वियत मिली है और अमेरिका को मिली है, तो अरब और उम्मत मुस्लिमा की बुज़दिली और खामोशी से मिली है। ठीक जी, ठीक। जलाल साहब, आप ये बात तो कर रहे हैं कि ये चेंज, यानी हम मौसर कितना है UN, लेकिन बात ये कि जो चेंज आ रहा है वो क्या चेंज है? I mean, कुछ ममालिक ये कह रहे हैं कि इजराइल गलत कर रहा है, कुछ ने ट्रेड रोकी भी है। हम ज़रा मीडिया की बात कर लेते हैं। बच्चे शहीद हो रहे गज़ा में, ख़वातीन के ऊपर हमला कर दिया जाता है, सोचा नहीं जाता। जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको क्या लगता है हम कहाँ पहुँचे हैं इसके साथ? और मेरे टीम ने, हमने अच्छा खासा सर्वे किया है। सबसे ज्यादा जो एहतजाज हुआ है, सबसे ज्यादा जो एहतजाज जुलूस निकले हैं, वो गैर मुसलमान ममालिकों में हुआ। अगर उस पर आप मुआवजा करेंगे और हमारे अरब और उम्मत मुस्लिमा की जो ममालिक है, उसमें बड़ा फर्क है। गैर मुस्लिम ने फ़लस्तीनी और गज़ा के अवाम के साथ ज्यादा इन्होंने हमदर्दी दिखाई है। एहतजाज हमारे, अब आपने सिडनी, स्पेन के अंदर, मेरे ख्याल में नहीं, स्पेन नहीं, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है सिडनी। आप सिडनी में देखे, यूरोप में देखे, और भी कई ममालिक में देखे, वहां पर कितने बड़े बड़े एहतजाज है गज़ा के लिए। लेकिन हमारे कुछ अरब ममालिक में, आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे, हमारे कुछ अरब ममालिक में क्यों बार बार यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे तो अपने है ना अरब ममालिक है, यानी सबसे पहले इनको करना चाहिए। आपको पता है, अरब ममालिक के अंदर, कुछ ऐसे ममालिक के अंदर है एहतिजाज जबर पाबंदी है। आप गज़ा के अवाम के हक में एहतिजाज कर ही नहीं सकता। 4 आदमी रोड पे इकट्ठा नहीं हो सकते हैं।
अब मीडिया की जो बात आपने की जनाब, देखिए मीडिया, सारा दुनिया के मीडिया कंट्रोल आपको पता कंट्रोल कौन कर रहा है। मेरे ख्याल में मीडिया के बारे में ना कमेंट बेहतर है, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आपके नाजरीन भी जानते हैं कि दुनिया का जो मीडिया है। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि वहाँ पर होने वाला जुल्म खत्म हो जाए। बहुत शुक्रिया जलाल फराज साहब ने वक्त निकाला। चलिए एक ब्रेक लें, उसके बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब पैडल खेलना बनता है। हाँ, अब बनता है। We were talking about it, but this is a motivation to us, right? पैडल की गेम में अचीवमेंट्स आ रही हैं, नया टैलेंट आ रहा है और ये तेज़ी से उभरता हुआ खेल जो है कराची में KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जश्न आज़ादी नेशनल जूनियर पैडल चैंपियनशिप का जहाँ पर इनेकाद किया गया था। सिंध की टीमों ने इसमें क्लीन स्वीप कर लिया है और तीनों कैटेगरीज के फाइनल मुकाबले सिंध ने जीते। ज़बरदस्त। मुल्क भर से 86 खिलाड़ी थे जिन्होंने इसमें शिरकत की थी और शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले प्लेयर्स को अच्छी बात यह है, सबसे अच्छी बात, कि स्पेन में जो जूनियर वर्ल्ड कप है उसके लिए उन्हें मुंतखब किया जाएगा। तो हमारे साथ आज उमर कमर मंशा और अयान सईद मौजूद हैं, चैंपियंस। दोनों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर और अस्सलाम वालेकुम अयान, बहुत बहुत मुबारक हो भाई। द पैडल सीन अब तो बहुत स्टैब्लिश हो गया है, राइट? पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, कराची में एवरीवेयर। जहाँ पे पहले प्लॉट्स थे, उसको खाली प्लॉट्स थे, उसको दे आर टर्निंग इनटू इट्स अ गुड थिंग। सो इस तरफ रुझान कैसा हुआ आपका, पहले तो ये बताइए। सबसे पहले तो स्टार्ट मेरा माय चाचा इज़ द वन हू इंट्रोड्यूस्ड मी टू स्पोर्ट। हम लोग खेलते रहे, फैमिली के साथ स्टार्ट किया, मजाक मस्ती में विद फ्रेंड्स वी स्टार्टेड आउट एंड देन लेटर ऑन वी फाउंड दैट आवर पोटेंशियल इज एक्चुअली इंक्रीजिंग। तो खेलते खेलते आवर गेम इवेंचुअली इम्प्रूव्ड, मज़ा आया खेलते खेलते, एंड देन वी स्टार्टेड प्लेइंग टूर्नामेंट्स टुगेदर। तो we alhamdulillah we just won the nationals together. We just tried out and we like I'm more curious to know rules क्या होते हैं यार इसमें। जैसे एक हो गया आपका बैडमिंटन, वी नो के कुछ क्या रूल्स है, एक टेनिस हो गया, that we know, like a similar sport to tennis and badminton, and the rules are basically more similar to tennis because the scoring system like 15, 30, 40 and the duels, and like it's a racket sport obviously. It helps the players who are indulged in the badminton, tennis, table tennis. इसमें मैं एक चीज़ देखता हूँ कि पीछे जो ग्लास है उससे भी लग रहा होता है, तो you can pick from there. Yeah, you can also take a rebound from that, and उसके लिए स्क्वॉश वाले जो प्लेयर्स खेलते हैं उनको जाहिर सी बात है ज़्यादा हेल्प होती है। एक और रूल जो मेरे जहन में आया था, हम टेनिस में वी फ्लाई द बॉल और बॉल को फ्लाइट देने के बाद हम सर्विस कर रहे होते हैं। इसमें यू बाउंस द बॉल डाउन या यू कैन गो विद बोथ? No, you have to bounce the ball and like you have to throw it from your waist. Under your waist. Under waist आपको उठाना होता है। You are वो रॉजर फेडरर वाली वो। I was doing wrong. Okay, इसीलिए आप उठा नहीं पा रही थी मेरी सर। नहीं, I don't think so. वो मेरे लिए too low था। Let's accept it. कि मेरे लिए वो बहुत नीचे से उसको लेकर जाना मुश्किल हो रहा था। एक चीज़ मेरे जहन में ये आ रही थी, वो ये कि पैडल एक फ़िलहाल मुश्किल गेम है और इंटरेस्टिंग बहुत है। मुश्किल से मुराद ये महंगी भी है, और तो किस तरह से ये कोचिंग और ये सारी चीज़ें की, और पता चला कि जी अंडर 18 और इस तरह के मुकाबले भी हो रहे हैं। फ़िलहाल तो हम लोग कोचिंग का इतना हमने नहीं था पहले, लेकिन हम लोग अपने फ्रेंड्स ग्रुप में खेलते रहते थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं और उमर पहले से ही हमारा बैकग्राउंड था फ्रेंड्स का, तो हमने एक साथ स्टार्ट किया और हमने कहा हम वी कैन लाइक डू इट, और हमने फिर नेशनल में भी अपना इंडल्ज किया अपने आप को और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम जीत गए। सो गुड टू नो कि नेशनल हमारा सर्किट भी है ना। सो फर्स्ट कीजिए, इफ आज समबडी इज वाचिंग, he wants to play national, तो वो कहाँ जाए, क्या करे, किससे रब्ता करे? I mean, पहले तो हमें भी, हम लोग जैसे हमने स्टार्ट किया था तो हमने छोटे मोटे टूर्नामेंट्स हमने पहले स्टार्ट आउट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता खेलते खेलते हमने बोला कि लेट्स ट्राई आउट नेशनल। कहाँ हो रहे होते हैं टूर्नामेंट्स? हर जगह ही, मतलब हर जगह डिफेंस में, एवरीवेयर टूर्नामेंट्स होते रहते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। कैसे पता, फॉर एग्जांपल जैसे अब मैं और फैसल हैं, ठीक है, हम लोग नया पैडल खेलना शुरू हुए हैं और अब हमें लगा थोड़ी देर बाद कि यार ये हम अच्छा कर पा रहे हैं, अब तो मैं कैसे कोई क्लब ज्वाइन करूं, मुझे कैसे पता चले कि मेरे करीब कौन सा क्लब है, वो कहाँ पर है ये क्लब? आई मीन ऑनलाइन हर जगह तो सोशल मीडिया की वजह से हर जगह वो मैसेजेस और एडवर्टाइजमेंट्स आती रहती हैं। इवन वी हमने जब अप्लाई किया तो हमने भी किसी से कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला कि नेशनल चल लें, तो वी एक्चुअली अप्लाइड ऑन, मतलब किसी को व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया, इंस्टाग्राम पे भी एड्स वगैरह आते रहते थे, तो उसके थ्रू हमने गूगल फॉर्म पे हमने अप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन किया, एंड देन वी वेंट ओवर देयर टू प्ले। अब कितने टूर्नामेंट्स इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में हो रहे हैं ईयरली? अगला क्या हो रहा है पाकिस्तान में?
नेशनल का अभी तो हुआ और लाइक मेंस का भी अल्हम्दुलिल्लाह इन 2-3 डेज़ है 10 till 14 अगस्त, और उसके भी आगे हैं इनके गोल्स के लेके जाएंगे। और हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह जूनियर का भी हुआ है, तो क्या गुजारिश है कि हम लोग स्पेन का इंशाल्लाह खेलने जाएंगे इंशाल्लाह, और फिर पाकिस्तान को भी जिता के आएंगे। और मेरी लाइफ है दुआ इंशाल्लाह। ओके, कंटिन्यूइंग मोर विद द रूल्स। ओके, सो इट्स लाइक 15, 30, 45 एंड देन 60, और उसका इस सेट पे डिपेंड करता है या यू कीप ऑन गोइंग? नो, 40 पे आई थिंक 40 पे सेट खत्म हो जाता है। ऑलराइट, 40 पे मतलब गेम खत्म हो जाती है। इट्स फर्स्ट रेस टू 6 गेम्स। तो हम लोग जब खेलते तो वी यूजुअली प्ले बेस्ट ऑफ 3 एंड बेस्ट ऑफ 5। फाइनल्स में तो क्या फॉर्मेट किया था कि बेस्ट ऑफ 3 पे हमारा फाइनल्स खत्म हो गया था। तो यही यूजुअली रूल्स तो यही चलते हैं। और बाकी वर्ल्ड कप के लिए क्या तैयारी है आप लोगों का? वर्ल्ड कप की तैयारी तो हमारी जान तो हमने पूरी मारी हुई फिलहाल, एंड हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली की तरफ से भी, पापा का एंड एवरीबॉडी बहुत अच्छी सपोर्ट है। हम लोग पूरी कोशिश तो कर रहे हैं, और हम लोग प्रैक्टिस भी की है और आगे। राइट, आप जब किसी पेडल पर जाते हो तो वहाँ बड़े स्पॉन्सर्स वगैरह लगे हुए होते हैं, यू नो, एंड बिग नेम्स वो स्पॉन्सर्स के होते हैं। तो आप लोगों को कोई स्पॉन्सर कर रहा है उनमें से या नहीं? यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद दैट? फ़िलहाल तो अभी इतना कोई बात नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बात आगे कर रहे हैं, लोग डिस्कस कर रहे हैं इस बारे में, और पैडल नेशनल के लिए हम कर रहे हैं आगे। तो उस पर इंशाल्लाह मेरी गुजारिश है कि लोग हमें करें, मोटिवेट करें, हमें इंडल्ज करें इसमें। और इट्स सो गुड टू नो कि पूरे पाकिस्तान से 86 प्लेयर्स आए थे। सो इट्स नॉट ओनली इन कराची, पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं। सिंध ने क्लीन स्वीप किया, एविडेंटली यही नज़र आ रहा है कि सिंध का टैलेंट बड़ा तगड़ा है। बाकी कौन कौन से जगहों से आए थे ज़्यादा, और वो टैलेंट कैसा था? हमें तो एक्सपेक्ट था कि काफ़ी शहर से भी और आएंगे, और मतलब इट वाज सरप्राइज़ कि पेशावर से, मतलब KPK, फैसलाबाद, और मतलब हर जगह से ही, लाहौर से बहुत सारे प्लेयर्स आए, और बहुत टफ कंपटीशन हमें मिला कि हमें एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम जब सेमीफाइनल्स में गए तो हम लोग पहले फर्स्ट सेट हम लोग जीत गए अल्हम्दुलिल्लाह, बट सेकंड सेट में हम लोग हारने वाले थे। तो मैंने अयान को बोला, नहीं यार हम लोग हार के नहीं जा सकते, यार तो मैंने तो हमने 5-2 से अल्हम्दुलिल्लाह हमने जोश लगाया, हमने 5-2 से हम 7-5 जीते। भाई ज़बरदस्त, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद फिर, and thank you so much for coming, and best of luck for Spain as well. Thank you. And watch out for Peshawar, क्योंकि ये जो मिक्स बैग ऑफ गेम है ना, पेशावर वालों ने अभी तक इसको सीरियस लिया नहीं है। वंस उनमें वो द खान्स की रूह आ जाएगी, फिर वो आपको बताएंगे। बट आई टेल यू, पता है मैंने सर्वे किया है, इधर पेशावर साइड पे और कराची साइड पे जो पेडल है वो सस्ता भी है। सो लाहौर एंड इस्लामाबाद, यू नीड टू गेट अप, डू इट सो दैट मोर पीपल कम इनटू दिस। विद दैट आपसे देंगे इजाजत, तो कितना ख्याल, अल्लाह पेडल पे चलो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।